हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर 3 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और जिसके अंदर हमारा फोकस होगा लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसके अंदर जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड हो जाती है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त 75% लोग जो थे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस थे, इंगेज थे, और उस वक्त एग्रीकल्चर जो थी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी, और एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ जो थी नामात्री थी। अगर हम बात करें तो आज के ज़माने के अंदर भी एग्रीकल्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्म प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और उसी तरह जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। और आज जो एग्रीकल्चर है वो 15.4% जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और 40% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड हैं। तो एग्रीकल्चर उस वक्त बैकवर्ड थी, तो उसको हमने रिफॉर्म लेके आने थे, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो जो लैंड रिफॉर्म है डैट इज़ कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो बोथ फैक्टर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ही उनका योगदान होता है, ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जब हम रिफॉर्म लेके आते हैं तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव करे। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जो कि लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड होल्डिंग एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कनेक्टेड है, जो रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के साथ कनेक्टेड है उसको हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम बेटर जो है सीड्स यूज़ करते हैं, बेटर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इम्प्रूव फ्लो, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इरिगेशन के मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी रेज़ हो जाए। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्टिविटी को रेज़ करते हैं, चाहे लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द लैंड रिफॉर्म, डैट इज़ रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. Land reform is used for all those reforms which are concerned with land ownership and land holding. लैंड रिफॉर्म का मतलब है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जिसके अंदर क्या है कि जो ऑनरशिप है वो टिलर को दी जाएगी जो उसको एक्चुअल में कल्टीवेट करते हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे जिम्मेदारी सिस्टम को ख़त्म करना, टेनेंसी रिफॉर्म लेके आना, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। गवर्नमेंट जब लैंड रिफॉर्म लेके आई है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट करना है, क्योंकि जिम्मेदारी सिस्टम के अंदर जिम्मेदार जो होते थे लैंड के ऑनर होते थे, और वो लैंडलेस लेबर को कल्टीवेशन के लिए देते थे और उनसे रेंट वसूल करते थे, और ये जो रेंट होता था बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, और जिसकी वजह से क्या होता था कि जो टिलर थे उनके पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होती थी, वो इसके अंदर कोई इंसेंटिव नहीं होता था। तो लैंड रिफॉर्म के माध्यम से ऑनरशिप राइट जो है, जो एक्चुअल में टिल करते हैं, जो एक्चुअल में कल्टीवेट करते हैं, उनको देना, और जो जिम्मेदारी उनको मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना। तो तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, एक था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। लैंड रिफॉर्म के 5 कंपोनेंट है: अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, सीलिंग of land holding, consolidation of holding, regulation of the rent and the cooperative farming. तो लैंड रिफॉर्म के अंदर जैसे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, तो यहाँ पे क्या था कि जो जिम्मेदार जो थे वो ऑनर थे, तो वो जो एक्चुअल टिलर से बहुत ज़्यादा रेंट जो था वसूल करते थे, और एक्चुअल टिलर के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी के अंदर क्या था कि जो इंटरमीडियरी है उसको ख़त्म करना, ताकि उनका स्टेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके, और जो एक्चुअल में जो उसको ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं उनको ऑनरशिप राइट्स प्रोवाइड करना। तो इसके पीछे जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी था, इसके पीछे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था
कि जो एक्चुअल में कल्टीवेट करते हैं ज़मींदार उनकी एक्सप्लॉयटेशन बंद करें। और कल्टीवेटर के पास कुछ इंसेंटिव ही नहीं बचता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खेती करते तो वो सब कुछ ज़मींदार ले जाता था, क्योंकि रेंट जो थे आर्बिट्रेरी फिक्स होते थे। तो गिव इंसेंटिव टू द कल्टीवेटर टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड एज इट्स ओनर्स, क्योंकि पहले उनके पास इंसेंटिव नहीं होता था, उनको लगान देना पड़ता था, लगान भारी मात्रा में देना पड़ता था, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, कोई इंसेंटिव भी नहीं बचता था कि हम लैंड को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अब क्योंकि ऑनरशिप राइट जो है, जो एक्चुअल में टिल करते हैं उनको दिए जाते हैं, एक तो एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होती है, एक है कल्टीवेटर्स को इंसेंटिव मिलता है कि वो अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ सुधार ला सकते हैं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, तो यहाँ पे था कि जब हमने इक्वालिटी लानी है, ताकि ये नहीं है कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास बहुत कम ज़मीन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ जो था फिक्स किया गया था कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली जो है इससे ज़्यादा ज़मीन होल्ड नहीं कर सकती। जो लैंड सीलिंग थी, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था कि कुछ लोगों के हाथ में लैंड ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। जो सरप्लस लैंड थी, कि जो सीलिंग फिक्स कर दी गई थी और ज़िम्मेदारों से वो सरप्लस लैंड जो थी ले ली गई थी, और उनको जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया था स्मॉल होल्डर और लैंडलेस लेबरर को एट ए वेरी नॉमिनल रेट। ऑब्जेक्टिव था टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड ओवर एंड अबव द स्टिपुलेटेड, जो भी उसके अंदर सीलिंग थी कि उसके अंदर जो लोगों के बीच में गैप था, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कम थी, तो उस इनक्वालिटी को ख़त्म करना। जो स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स थे उनको नॉमिनल रेट्स के अंदर जो थी लैंड प्रोवाइड करना, ताकि उनको इतनी लैंड प्रोवाइड करना ताकि उनके लिए ऑपरेशनली वायबल हो जाए, उनको कल्टीवेट करना। और उसी तरह क्योंकि ज़मीन की ऑनरशिप उनको दी जाती है, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, खुद का रोज़गार खोलने की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड जो है, जिसके अंदर क्या था कि फार्मर जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई ज़मीन जो है आपकी ए प्लेस पे है, कुछ ज़मीन आपकी बी प्लेस पे है, और वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह पे क्या है, फ्रेगमेंट स्कैटर्ड है, छोटी छोटी है बट अलग अलग जगह पे है। तो नेचुरली क्योंकि अगर आपने ज़मीन को अच्छी तरह से कल्टीवेट करना है तो वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। तो कंसोलिडेशन के अंदर क्या था कि ज़मीन को, मतलब आपको एक कम्पैक्ट फार्म जो है प्रोवाइड करना है एक ही जगह पे। इससे क्या है कि आपके पास वो साइज़ आ जाएगा जो ऑपरेशनली वायबल है, जिसको आप सही तरीके से कल्टीवेट कर सकते हो, लैंड की वेस्टेज को रोकना। और उसी तरह क्या है कि लेबर एज वेल एज नॉन लेबर फिजिकल इनपुट्स की जो वेस्टेज थी, जो उसको रोकना, विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग द फ्रेगमेंटेड कंसोलिडेशन होती है कि जैसे मान लो मेरी एक ज़मीन जो है वो बठिंडा में है, एक ज़मीन मेरी कपूरथला के अंदर है, कुछ टुकड़ा मेरा हरियाणा के अंदर है, तो डेफिनेटली मेरी ज़मीन जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर काफ़ी जगह पे स्कैटर्ड है। तो कंसोलिडेट करना, तो एक ही जगह पे ज़मीन अलॉट करना ताकि उनके लिए ये वायबल हो जाए। तो 2004 के अंदर मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज ब्राउट अंडर कंसोलिडेशन होल्डिंग। उसी तरह ही रेगुलेशन ऑफ रेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा रेंट जो था कल्टीवेटर से लिया जाता था और कोई वहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, आर्बिट्रेरी था। तो टू पुट इन, ताकि जो लैंडलेस लेबर थे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी, जो टेलर थे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी, टू पुट इन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टीवेटर, रेंट्स को रेगुलराइज किया गया। और ये जो रेंट की मात्रा जनरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लैंड रिफॉर्म, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिफॉर्म है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 किले हैं, किसी के पास 3 किले हैं, किसी के पास 10 किले हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और जिससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होती है। तो सजेस्टेड कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है सजेस्टेड ए रेमेडी टू द प्रॉब्लम ऑफ सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग। तो यहाँ पे चाहे वो बड़ा होल्डर है चाहे वो स्मॉल होल्डर है, वो अपनी लैंड को पूल करते हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ के द्वारा इकट्ठे उसको जो है कल्टीवेट करते हैं।
तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इसी वजह से प्रमोट की गई कि स्मॉल होल्डर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो सके, उनके प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके, और कलेक्टिवली जो फार्मर्स हैं इनपुट्स को लो प्राइस पे ले सकते हैं और अपने आउटपुट को हाई प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। लैंड, अगर हम बात करें इसकी लैंड रिफॉर्म के एवैल्यूएशन की, तो इसको क्या है कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया नेवर बिकेम एनी सोशल रिफॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट थे, लेकिन यूनिलेटरल एफर्ट थे गवर्नमेंट के, लेकिन देश के अंदर इसकी पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, होल हार्टेडली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये वेस्ट बंगाल एंड केरला के अंदर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस की गई। बट अगर हम बात करें दूसरे देश के हिस्सों के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ इसको मशहूरी की गई, मतलब इसको पब्लिसाइज किया गया, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो रीज़न ये थे कि जो जिम्मेदार थे, तो उन्होंने टेनेंट्स जो थे, टिलर थे, उनसे अपनी ज़मीन वापस ले ली थी और अपने आप को उन्होंने कल्टीवेटर दिखाया कि हम ऑनर हैं। तो इस वजह से क्या है, तो जो टिलर थे उनके पास ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई। और उसी तरह लैंडलॉर्ड जो थे, जो लैंड सीलिंग थी, वो कोर्ट के अंदर चले गए। तो जिसकी वजह से क्या था कि उनके पास सफिशिएंट टाइम था जिसके अंदर वो सीलिंग एक्ट को अवॉइड कर सकते थे, और उन्होंने जो अपनी सरप्लस लैंड थी वो अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे करवा दी।